हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आप सभी को नंदू ट्यूटोरियल की ओर से ढेर सारा प्यार। मैं हूं नंदू, आप सभी का बंधु। स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह है वो चीज़ एनालिसिस करूंगा और विथ क्वेश्चन भी एक दिया जाएगा आपको। उस क्वेश्चन का कैसा आंसर होगा वो भी बताया जाएगा आपको, और मैं खुद भी आपको पूरा आंसर्स का स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, कंटेक्स्ट कैसा होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में आज पूरा अच्छे से डिस्कशन करूँगा। तो इतने अच्छे तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे कि आपको ये वीडियो देखते ही पूरा का पूरा कंटेंट याद हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई का, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक मोटिवेशन पहले एक आज का जो मोटिवेशनल कोट ये है कि इन द मिडिल ऑफ एवरी सिचुएशन लाइज अपॉर्चुनिटी। किसी भी सिचुएशन में आप क्यों ना क्यों आप किसी ना किसी बुरी कंडीशन में फंसे हुए हैं या बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो हर सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी होता है, एक होप ऑफ लाइट होता है। उस लाइट को ढूंढिए, उस अपॉर्चुनिटी को सर्च कीजिए और वो अपॉर्चुनिटी को आप अपने हाथों में लेके और आगे बढ़िए दोस्तों। चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों, और इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जीएस पेपर 3 मेंस के इकोनॉमिक्स में डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और प्रीलिम्स से भी बहुत ही ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और हमेशा से न्यूज़पेपर्स वगैरह में ज़्यादातर आर्टिकल्स वगैरह इसके बारे में आ रहे हैं। तो अभी हुआ क्या था दोस्तों, ये कंटेक्स्ट में क्यों था न्यूज़ में कि अभी आरबीआई का जो गवर्नर रघुराम राजन थे, फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव चंद्रशेखर, ये दोनों में एक मतभेद हो गया, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक स्कीम लॉन्च किया है टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हैज़ बीन फेरिंग। तो अभी एक्चुअली जो ये जो स्कीम था, पीएलआई स्कीम, कौन सा स्कीम दोस्तों, एक बार मेरे साथ बोलिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, मेरे साथ दोहराइए दोस्तों। जितने बार दोहराएंगे ना उतना रिवीजन होगा, उतने अच्छे तरीके से आपको याद होगा और उतने ही जल्दी आप आंसर्स लिख पाएंगे। तो इसी स्कीम के बारे में बात हो रही है। तो कंटेक्स्ट बस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको मेनली क्वेश्चन आएगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से लेके। तो क्या है ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, वो क्या ज़रूरत है, इसका क्या सक्सेस रेट हुआ, ये कितना हेल्पफुल हुआ हमारी कंट्री के लिए, इसका क्या पोटेंशियल है, इसके बारे में किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी हम लोग पढ़ लें दोस्तों, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है याद करना। और एक चीज़ याद तभी होता है जब हम उसे अच्छे से रिवाइज करते हैं। बार बार एक चीज़ को जब पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तभी वो चीज़ हमको अच्छे से याद होता है दोस्तों। तो अच्छे से याद, ये वीडियो के एंड तक आप अगर देखेंगे और मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से सुनेंगे, और मैं जैसे जैसे आपको बोल रहा हूँ मेरे डायरेक्शन से आप काम करेंगे, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आपको पूरा का पूरा ये याद हो जाएगा। चाहे वो प्री में क्वेश्चन आए, चाहे वो मेंस में क्वेश्चन आए, आप बहुत ही डिसेंट आंसर एक लिख पाएंगे, और प्री का क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो एक बार बोल दीजिए सब लोग, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो स्कीम एक्चुअली है क्या दोस्तों, मैं जो बोलूँगा उसको फिर से आपको दोहराना है। ये स्कीम एक्चुअली है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। एक बार बोलिए मेरे साथ, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए। सेकेंड चीज़, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करने के लिए। जो भी इंपोर्ट करते हैं उसको अब इंपोर्ट नहीं करके खुद अपने देश में बनाएंगे, उसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। बोलिए मेरे साथ, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करने के लिए। सबसे वन, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। दूसरा चीज़, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करने के लिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए। याद हो गया दोस्तों सबको? बोलिए एक बार मेरे साथ, आँख बंद करके बोलिए, आँख बंद कीजिए और बोलिए,
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, दूसरा नंबर चीज़ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, एक बार आंख बंद करके ये तीनों चीज़ बोल दीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो हाल ही में क्या हुआ है, गवर्नमेंट 1.97 लाख करोड़ मतलब करीबन 2 लाख करोड़ रुपीस ये PLI स्कीम के डिफरेंट सेक्टर के लिए दिया गया है। और जो सोलर PV मॉड्यूल्स हैं, सोलर PV मॉड्यूल्स जो हैं उसके लिए करीबन 19,500 करोड़ रुपीस का भी एलोकेशन किया गया है। तो ये फैक्ट्स आपको याद नहीं रखने से भी चलेगा, लेकिन अगर याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसमें क्या है, बोलिए 2 लाख करोड़ रुपीस, और सोलर PV के लिए 19,500 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट एलोकेट किया है फंडिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि ये मार्च 2020 में लॉन्च हुआ था। एक बार बोलिए, मार्च 2020 में लॉन्च हुआ था। और जब स्कीम बनता है दोस्तों, तब उसका टारगेट क्या था, बस 3 सेक्टर का टारगेट था। सबसे पहला सेक्टर मोबाइल और उसके कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट था। दूसरा चीज़ इलेक्ट्रिकल जो भी कंपोनेंट है उसका मैन्युफैक्चरिंग टारगेट था। तीसरा चीज़ है मेडिकल डिवाइसेस। ये 3 चीज़ को इनिशियली मतलब जब स्टार्ट हुआ था मार्च 2020 में, तब ये 3 इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा ही फोकस किया गया था। तो चलिए, ये जितना भी हम लोग पढ़े हैं, आपको क्वेश्चन अगर आता है तो आप बस वो इसको इंट्रोडक्शन में ही लिखना है। आपको इंट्रोडक्शन में यूज करेंगे, क्या वो कहेंगे कि PLI स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मार्च 2020 में लॉन्च हुआ था, जिसमें ज़्यादातर फोकस किस पे था। सबसे पहला चीज़ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का कैपेबिलिटी को बढ़ाना। दूसरा चीज़ याद कीजिए दूसरा चीज़ क्या था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। ठीक है दोस्तों। और तीसरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कराना। ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ था, और ये 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था स्टार्टिंग में, मोबाइल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और मेडिकल डिवाइसेस। आशा करता हूँ आप इतना तक याद कर लिए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, PLI स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि जो चाइना के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी है उसको कम करना था। जो भी फॉरेन कंट्री से भी हम लोग जो डिपेंड हैं उसको कम करना चाहिए। हमको आत्मनिर्भर भारत बनना है, और लेबर इंटेंसिव सेक्टर में ज़्यादा काम करना है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट का बढ़ावा जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, कि चाइना और दूसरे देशों से जो डिपेंडेंस है उसको हटाना है, और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को प्रमोट करके एम्प्लॉयमेंट देना है। पहला चीज़, ठीक है, याद हुआ दोस्तों। अब दूसरा चीज़ क्या है, हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसको कम करना है। इंपोर्ट बिल, हम जो इंपोर्ट करते हैं उसका बिल को कम करना है, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसको बूस्ट करना है। ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक IT हार्डवेयर, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल्स, सोलर मॉड्यूल, मेटल माइनिंग, टेक्सटाइल, अपैरल, वाइट गुड्स, ड्रोन और बैटरीज वगैरह में भी बहुत सारा ये PLI स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, याद हुआ दोस्तों। सबसे पहला, चाइना और फॉरेन कंट्रीज से हमें अपना डिपेंडेंसी हटाना है। बोलिए एक बार मेरे साथ सब लोग, चाइना और दूसरे कंट्री से हमें अपना डिपेंडेंस हटाना है। दूसरा चीज़, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर को बढ़ाना है। तीसरा चीज़, इंपोर्ट बिल को रिड्यूस करना है। ये 3 हो गया आपका ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव से पहले क्या इंट्रोडक्शन पढ़े थे। इंट्रोडक्शन में लॉन्च हुआ था 2020 मार्च में लॉन्च हुआ था। ज़्यादातर वो हमारा कैपेबिलिटी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए काम किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें अपने चाइना पे डिपेंडेंसी हटाना है, कम करना है, यहाँ खुद अपने देश में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करना है, इंपोर्ट बिल को भी घटाना है। और किस किस सेक्टर में स्कीम को लागू किया गया है, किसी भी सेक्टर, ऑटोमोबाइल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, वाइट गुड्स, सोलर मॉड्यूल, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल, टेक्सटाइल, ये सब में PLI स्कीम को अभी हम लोग एक्सटेंड कर चुके हैं। तो क्वेश्चन आएगा अगर कि हाउ PLI इज क्रिएटिंग ए ग्रोथ इकोसिस्टम इन इंडिया, कैसे ग्रोथ का माहौल ये क्रिएट कर रहा है। जैसे कि हम लोग अभी इम्पोर्ट्स पे हम लोग डिपेंडेंसी हमारा कम हो जाएगा। तो अगर हमारा इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से सब चीज़ बनाएंगे, सब चीज़ खुद से बनाएंगे और खुद प्रोडक्शन करेंगे।
तो उससे क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो सबसे पहले अब क्या है कि हमें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा इंपोर्ट के ऊपर। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्या होगा, हमारा मार्केट का जो डिमांड है हम खुद फुलफ़िल कर लेंगे। जैसे कि अभी पहले बहुत सारा चीज़ मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चाइना से लाते थे, लेकिन अब 97% मोबाइल फ़ोन्स इंडिया में ही बनता है। समझ में आया दोस्तों? तो हमारा डिमांड हम लोग खुद ही फुलफ़िल कर ले रहे हैं। तो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर, दूसरा इम्पोर्टेंट बेनिफिट भी बोल सकते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या है, हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो गया है। कैसे? क्योंकि हम लोग इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट कम हो जा रहा है। तो कार्बन फुटप्रिंट, तो ये तीसरा बेनिफिट हो गया। तो चलिए रिवाइज करते हैं। पहला बेनिफिट क्या था? पहला बेनिफिट था यही कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। दूसरा बेनिफिट क्या था दोस्तों? दूसरा बेनिफिट यही था कि और भी आप लिख सकते हो, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों को मिल गया, हमारा इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है, हम अपने डिमांड को खुद ही फिलफिल कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम हो जा रहा है। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह बूस्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा मार्केट देख रहे हैं कि हम कहाँ अपने सामान को बेच सकते हैं। इसीलिए हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह भी साइन कर रहे हैं। तो ये फोर्थ इम्पोर्टेंट बेनिफिट। फिफ्थ है फ्रंट लाइनिंग रूरल इंडिया, और इससे जो रूरल इंडिया है उसको बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है, उसके इंडस्ट्रीज़ वगैरह को, आर्टिसन को सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम था, स्फूर्ति स्कीम था, जिसमें कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो चलिए रिवाइज करते हैं कैसे ये बेनिफिट करता है। सबसे पहला चीज़ कि वो हमारा डिपेंडेंसी को कम कर रहा है दूसरे देशों के प्रति। दूसरा, हमारा अपना खुद का डिमांड को खुद फुलफ़िल कर पा रहे हैं। तीसरा चीज़ याद रखिए कि हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अपना जो ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करके कार्बन फुटप्रिंट को कम कर पा रहे हैं। फोर्थ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह हम लोग अच्छे से पास कर पा रहे हैं, मतलब साइन कर पा रहे हैं। और रूरल इंडिया, फिफ्थ नंबर पॉइंट में रूरल इंडिया को भी बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, मेन लाइन में हम लोग को भी हम लोग करेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या क्या चैलेंजेस वगैरह था। तो क्या क्या चैलेंजेस था? सबसे पहला चैलेंज यही था कि नो कॉमन सेट ऑफ पैरामीटर, कुछ भी एक कॉमन सेट ऑफ पैरामीटर नहीं है कि किस तरीके से वैल्यू एडिशन किया जाए कंपनी में, ये पता नहीं चल रहा। अगर आपको इंसेंटिव चाहिए तो क्या क्या पैरामीटर होने से आपको मिलेगा, उसका कुछ भी मतलब वैसे अच्छा कॉमन सेट ऑफ पैरामीटर नहीं है। तो सबसे पहला चैलेंज है कि कॉमन सेट ऑफ पैरामीटर्स नहीं है। दूसरा चैलेंज क्या है कि डिफरेंट मिनिस्ट्री दूसरा चैलेंज ये है दोस्तों। दूसरा चैलेंज देखिए ये है, दूसरा टारगेट फॉर कंपनीज फॉर इंसेंटिव टू स्टीप। जो टारगेट दिया जाता है कि ये टारगेट आप अगर कंपनी करती हैं तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, तो वो टारगेट ऐसा है, बहुत ही मुश्किल टारगेट दे दिया जाता है कि बहुत सारे कंपनीज वगैरह उसको मीट ही नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से उनको इंसेंटिव नहीं मिल पाता है। तो पहला चैलेंज क्या था? नो कॉमन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। दूसरा चैलेंज क्या है कि जो भी टारगेट दिया जाता है कंपनीज को इंसेंटिव्स लेने के लिए, वो बहुत ही चैलेंजिंग है। तो दूसरा आपका ये हो गया। तीसरा चैलेंज क्या है दोस्तों? तीसरा चैलेंज ये है कि डोमेस्टिक कंपनीज रिलाइड ऑन 1 और 2 सप्लाई चेन। ज़्यादातर हमारे यहाँ का जो भी कंपनी है उसका 1 और 2 सप्लाई चेन में ही ज़्यादातर वो रिलाई करते हैं, लेकिन बाहर के जो ग्लोबल कंपनीज है वहाँ पे डाइवर्स सप्लाई चेन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 1 और 2 एक भी डिस्टर्ब हो गया तो पूरा का पूरा चेन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम एक ही सप्लाई चेन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। तो 3 यहाँ पे बड़ा आपको चैलेंजेस दिया गया है। पहला चैलेंज है कॉमन सेट, आँख बंद कीजिए और याद करने का कोशिश कीजिए, रिकॉल कीजिए। नो कॉमन सेट्स ऑफ पैरामीटर, कुछ कॉमन सेट ऑफ पैरामीटर नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कंपनी के लिए जो इंसेंटिव लेने के लिए जो टारगेट दिया जाता है वो बहुत ही चैलेंजिंग टारगेट्स वगैरह सेट किया जाता है। तीसरा चैलेंज क्या है कि डोमेस्टिक कंपनी रिलाई करते हैं 1 और 2 सप्लाई चेन में। ठीक है दोस्तों, याद हो गया। अब देखेंगे ट्रूम्स और कंसर्न के ऊपर। ट्रिम्स एंड कंसर्न। तो ट्रिम्स क्या है दोस्तों? सबसे पहला ट्रिम्फ है कि सबसे बड़ा वाहवाह वाली चीज़ क्या है कि हम लोग जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आजकल, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सेक्टर में, हम लोग उसमें फ्रंट रनर हो गए हैं।
और सबसे बढ़िया क्या है, स्मार्टफोन का हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं और इंपोर्ट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा जो मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट है $300 मिलियन जो 2018 में था, इस गवर्नमेंट स्कीम की वजह से हम लोग अब $11 बिलियन हो गया है। देख रहे हैं कितना ट्रेमेंडियस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होके हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो $300 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे थे वो अब $11 बिलियन में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। और इवन इंपोर्ट जो कर रहे थे कंपोनेंट वगैरह मोबाइल फ़ोन जो इंपोर्ट कर रहे थे पहले $3.6 बिलियन अगर इंपोर्ट कर रहे थे, तो अब सिर्फ $1.6 बिलियन ही इंपोर्ट कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है ये। मतलब 300 मिलियन जो पहले $300 मिलियन हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब $11 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो $3.6 बिलियन इंपोर्ट करते थे और वो $1.6 बिलियन हम लोग अब इंपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ा ट्रियम्फ है हमारे लिए। लेकिन क्रिटिक क्या है, हम लोग सबसे बड़ा चैलेंजेस यही है कि हम लोग जो मोबाइल के कंपोनेंट्स वगैरह अब ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि डिस्प्ले स्क्रीन हो गया, बैटरी हो गया, कैमरा हो गया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो गए। तो ये सब जो मोबाइल बनाने का कंपोनेंट है वो ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग को रीडिफाइन करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ऐसे कहा जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंटेक्स्ट पढ़ा PLI स्कीम का, क्योंकि रघुराम राजन का और जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स थे, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, उनके साथ कुछ बहस हो गया था और जिसके रिगार्डिंग पे PLI स्कीम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। PLI स्कीम का फुल फॉर्म है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये स्कीम बस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बनाया गया है। इसके लिए 2 लाख करोड़ का भी पैकेज गवर्नमेंट डिसाइड किया गया है। इसको स्टार्टिंग में मार्च 2020 में ही लॉन्च किया गया था और स्टार्टिंग में इसको मोबाइल, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मेडिकल डिवाइसेस पे ही ज़्यादातर लागू किया गया था। बाद में धीरे धीरे बाकी सब चीज़ में भी उसको एक्सपेक्ट कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव है कि दूसरे देश से हमारा डिपेंडेंस जो है चाइना, फॉरेन कंट्री से कम करना है, इंपोर्ट बिल्स वगैरह कम करना है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना है और डिफरेंट सेक्टर को धीरे धीरे वो ऐड करते गए। कैसे ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि हमारा डिपेंडेंसी कम हो जा रहा है, हमारे जो डिमांड है वो अपने खुद से फुलफ़िल कर रहे हैं। तीसरा है कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो जा रहा है, इससे हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बूस्ट हो रहा है और रूरल इंडिया को भी फ्रंट लाइनिंग में ला पा रहे हैं। चैलेंजेस क्या क्या है, कॉमन सेट ऑफ पैरामीटर्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो इंसेंटिव्स के लिए जो टारगेट दिया जाता है वो बहुत ही चैलेंजिंग टारगेट्स है और उनका हमारे जो डोमेस्टिक कंपनीज है वो 1 और 2 सप्लाई चेन में ही रिलाइड करते हैं। लेकिन ग्लोबल कंपनीज वगैरह के पास बहुत डाइवर्स ऑप्शंस रहता है। ये ट्रियम्फ्स क्या है, ट्रियम्फ्स मतलब क्या क्या सिग्निफिकेंट हम लोग इसमें हासिल कर लिए हैं। हम लोग स्मार्टफोन में मैन्युफैक्चरिंग में फ्रंट रनर हो गए हैं। जो पहले ज़माने में $300 मिलियन का जो एक्सपोर्ट होता था वो अब $11 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है, $11 बिलियन में एक्सपोर्ट हो रहा है। और जो पहले $3.6 बिलियन का इंपोर्ट करते थे, अब $1.6 बिलियन हम लोग बस इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो हमारा जो कंपोनेंट्स वगैरह जो मोबाइल बनने के लिए है वो उसका कंपोनेंट जैसे डिस्प्ले स्क्रीन, बैटरी, कैमरा, ये सब को ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग को अभी रीडिफाइनिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है इसको चेंज करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल नोशन से अभी नया नोशन में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो कि प्रीलिम्स पॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव दिया है, दूसरा ऑब्जेक्टिव भी दिया है, तीसरा ऑब्जेक्टिव भी दिया है और तीनों का तीनों ही सही है दोस्तों। अगर आपने ठीक से समझा है तो हमारे डिपेंडेंस को कम करना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, इंडियन फॉरेन रिजर्व भी बढ़ाना है। सॉरी, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। अब मेंस का एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्शन लिंक PLI स्कीम हैज़ द पोटेंशियल टू मेक इंडिया a self-reliant country in manufacturing and lead to more inclusive growth explain। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्या क्वेश्चन दिया है ध्यान से देखिए। PLI स्कीम के पास पोटेंशियल है टू मेक इंडिया ए सेल्फ रिलायंट कंट्री इन मैन्युफैक्चरिंग
PLI स्कीम हमको क्या कर सकता है, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही डेवलपमेंट कर रहा है और इंक्लूसिव ग्रोथ भी कैसे कर रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन एक लिखना है, और इंट्रोडक्शन में आपको PLI स्कीम के बारे में, कब लॉन्च हुआ था, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या है, थोड़ा सा लिख देना है इंट्रोडक्शन में। फिर आप बॉडी लिखेंगे, बॉडी में आप लिखेंगे कि वो कैसे, उसका बेनिफिट लिख देंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हुआ जिससे कि ये मदद कर रहा है डेवलपमेंट में हमारा मैन्युफैक्चरिंग में, वो लिख देंगे। उसका ट्रियम्फ लिख देंगे, ट्रियम्फ हम लोग पढ़े थे, जो हमारा जो $1 बिलियन में जो एक्सपोर्ट बढ़ गया है और इंपोर्ट कम हो गया, वो चीज़ भी यहाँ पे लिख देंगे। तो ये बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए हेल्पफुल कर रहा है। क्या क्या सेक्टर्स वगैरह कवर करता है वो भी लिख देंगे कि ये सब धीरे धीरे बहुत सारे सेक्टर को भी कवर कर रहा है, उसमें भी हमको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो कैसे ये इंक्लूसिव ग्रोथ करेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे करेगा, तो उसमें भी आप लिख देंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, पहले लिख देंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ में सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, और सबका जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे डेवलपमेंट होगा, अगर सबको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अगर हो जाएगा सबको, तो सबका उनका पैसा बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा तो उसका सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बढ़ जाएगा। तो ये PLI स्कीम की वजह से हम लोगों का पूरा अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, इकोनॉमिकली अच्छा बढ़ जाएंगे, सोशली इकोनॉमी अच्छा हो गया तो सोशल इंडिकेटर्स भी अच्छा हो जाएगा। तो PLI स्कीम के पोटेंशियल्स वगैरह यही जो हम लोग पढ़े हैं उसी को थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में आपको लिखना है दोस्तों, और एक्सप्लेन करना है। लास्ट में कंक्लूजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ लिंक कर देना है आपको। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ लिंक करोगे, ये सस्टेनेबल जो III जो SDG 9 है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वाला, उससे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए भी डेवलपमेंट, मतलब इसमें बहुत सारे 2-3 आपको SDG हैं जिसको लेके आप कंक्लूजन लिख सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप जल्दी से जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको बहुत सारी अच्छे न्यूज़ वगैरह देखने को मिलेगा। मैं अभी प्रीवियस ईयर UPSC के क्वेश्चन विद आंसर का एनालिसिस कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस भी कर रहा हूँ धीरे धीरे, जिसमें कि वर्ल्ड हिस्ट्री का हो चुका है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का हो चुका है। एक सब्जेक्ट के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है, 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उसका आंसर के साथ बात भी आपके साथ पूरा शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और प्रीलिम्स का भी मैराथन सीरीज चल रहा है, वो भी वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं। इवन मेरा भी जो जर्नी है उसके बारे में भी मैं बताया हूँ, शेयर किया हूँ, वो सब भी आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।